हेलो डियर। तो जितने भी एएनएम के कैंडिडेट हैं सबको वेलकम है। पता है कि आप लोग को कल भी 100 क्वेश्चन लेकर आए थे और आज भी जो है आपका 100 क्वेश्चन ये वीडियो नंबर आपका नेक्स्ट वीडियो नंबर है। और आज भी जो है हम लोग यहाँ भी आज 100 से ज़्यादा प्रश्न को लेकर आए थे। ठीक है, इससे पिछले वाला वीडियो और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत नए नए प्रश्न यहाँ पे लाए हैं। तो चलिए हम लोग इसको अच्छे से सीखते हैं, अच्छे से देखेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आए इससे रिलेटेड तो आप जो है उसे गलत नहीं कर पाएँ। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू। फिर से यह क्वेश्चन जो है आपका वन लाइनर है, समझ गए, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट उसका आंसर है, समझ गए, वन लाइनर करके। तो आप लोग को 100 से ज़्यादा आज प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं। और अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। शुरू करते हैं। कहता है सर्जरी के द्वारा, सर्जरी को हिंदी में शल्य क्रिया कहते हैं, इसके द्वारा किडनी गुर्दा को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी सर्जरी के द्वारा किडनी को निकालना, गुर्दा को निकालना क्या कहलाता है? नेफ्रोटोमी कहलाता है। देख लीजिए, नेफ्रोटोमी कहलाता है। यह आपके नेफ्रॉन यानी गुर्दे के निकालने की एक सर्जरी है, समझ गए। चलिए आगे है, दूसरा नंबर का प्रश्न है, अमाशय की सूजन को क्या कहते हैं? माय डियर, स्टोमिक होता है और स्टोमिक के श्लेष्मक कला में अगर कोई सूजन इन्फ्लामेशन होता है तो उसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं, समझ गए। यह अमाशय के आंतरिक लेयर में जो है आपके होता है इन्फ्लामेशन, उसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं, समझ गए। आगे देखिए, कहता है मूत्राशय की सूजन यानी इन्फ्लामेशन किसका? मूत्राशय का। ब्लेडर के इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं? तो सिस्टाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टाइटिस कहते हैं, याद रखिएगा। मूत्राशय की सूजन यानी समझ रहे ना, ब्लेडर की सूजन को सिस्टाइटिस कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे है, फैलोपियन ट्यूब के सूजन को क्या कहते हैं? तो फैलोपियन ट्यूब जो कि महिला में होता है, तो उसके सूजन अगर उसमें किसी प्रकार के इन्फ्लामेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में तो उसे सल्पिनजाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्पिनजाइटिस कहते हैं, याद रखिएगा, सल्पिनजाइटिस कहते हैं, समझ गए, फैलोपियन ट्यूब के सूजन को। आगे है, पाँचवा है, हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? आपको पता है कि आयरन एक तत्व है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए, समझ गए, आयरन। ओके, खांसी में रक्त आना, अगर कोई व्यक्ति खांसी करता है, कफ में ब्लड, स्पूटम में अगर ब्लड आता है, थूक में ब्लड आता है, खांसने में ब्लड आता है तो उसे हेमोप्टाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमोप्टाइसिस कहते हैं, ध्यान दीजिए, हेमोप्टाइसिस, खांसी में रक्त आना या थूक में रक्त आना, समझ गए। आगे है, सेल स्तन को सर्जरी के द्वारा निकालना क्या कहलाता है? मान गए चाहे हल्का स्तन कैंसर हो जाता है तो थोड़ा सा पार्ट को काट के हटा दिया जाता है या कंप्लीट पार्ट को हटाया जाता है, तो सर्जरी के द्वारा जो स्तन को ठीक किया जाता है उसे मास्टेक्टोमी कहते हैं, समझ गए। ये चीज़ें को ध्यान में रखिएगा। आगे है, रक्त में सोडियम की कमी क्या कहलाती है? तो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि कमी होगा तो उसे हाइपो से हम लोग डिनोट करते हैं, हाइपो से। ज़्यादा होगा, ज़्यादा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? हाइपर से, समझ गए, हाइपर से ज़्यादा को डिनोट करते हैं, समझ गए। तो हमसे कमी पूछ रहा है तो कमी है तो कहीं ना कहीं हाइपो होगा। तो देख लीजिए, हाइपो और नेट्रेमिया, और सोडियम को Na से सूचित करते हैं तो Na फॉर नेट्रेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, समझ गए। सोडियम की कमी अगर ज़्यादा रहता तो हाइपर नेट्रेमिया होता, समझ गए। दवाइयों जो मूत्र को बढ़ा देता है, तो मूत्र को बढ़ाने वाली दवाई डायूरेटिक्स कहते हैं। यह बीपी बढ़ने पर भी दिया जाता है, सूजन भी होने पर दिया जाता है। तो डायूरेटिक्स मूत्र की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसमें बॉडी में एक्सेस जो तरल होता है उसको निकालता है, समझ गए। 10वां है, नींद लगने वाली दवाई को हिप्नोटिक कहते हैं और हिप्नोटिक एक प्रकार के आपका जो है आर्टिफिशियल नींद उत्पन्न करता है, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। 11 है, कहता है ऑपरेशन के द्वारा पित्ताशय गाल ब्लडर निकालना क्या कहलाता है? तो माय डियर, अगर गाल ब्लडर में कोई खराबी है, कोई प्रॉब्लम है और सर्जरी के द्वारा अगर गाल ब्लडर का सर्जरी हो रहा है तो उसे कोलिसिस्टेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेसिस्टेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेसिस्टेक्टोमी कहते हैं, कोलेसिस्टेक्टोमी कहते हैं गाल ब्लडर का सर्जरी। ओके, विटामिन डैश की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। तो पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B12, समझ गए, विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है, याद रखिएगा। रक्त में पोटेशियम की कमी को क्या कहते हैं? तो कमी हाइपो, और पोटेशियम को के से सूचित करते हैं तो कैल्मिया, समझ गए। रक्त में पोटेशियम की कमी हाइपोकैल्मिया, इसको याद रखिएगा। आगे है, विटामिन B1 की, देख लीजिए, विटामिन B की कमी से होता है कैलियोसिस, समझ गए। विटामिन B की कमी से क्या होता है? कैलियोसिस होता है, इसको ध्यान में रखिएगा।
तो यहाँ पे है, यहाँ पे जो होगा आपका विटामिन B2 होगा, समझ गए, B2 होगा, विटामिन B2 की कमी से केलियोसिस होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आपको पता नहीं है कि केलियोसिस क्या होता है, तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव है, 100 क्वेश्चन करना है, तो डिटेल से बताने लगेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो केलियोसिस जाइए गूगल में सर्च मारिए कि व्हाट इज केलियोसिस, केलियोसिस क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। 15 नंबर है, नॉलेज ऐसे ही बूस्ट होते हैं, समझ गए, तरह तरह के सोर्सेज से आप नॉलेज प्राप्त करके ही नॉलेज को बूस्ट करते हैं। डैश है, उपकरण से मूत्राशय की अंदरूनी जांच करते हैं। तो मूत्राशय जो होता है, मूत्राशय समझ गए ना, मूत्राशय की अगर जांच करना है तो उसके लिए सिस्टोस्कोप का उपयोग करते हैं। क्या चीज़? सिस्टोस्कोप। अगर मूत्राशय का सर्जरी होना है तो सिस्टेक्टोमी होता है, अगर जांच करना है तो सिस्टोस्कोप होता है, जो एक सूक्ष्मदर्शी की तरह काम करता है, उसमें कैमरा लगा होता है, समझ गए। रूमेटिक फीवर डैश नामक जीवाणु से होता है। तो रूमेटिक फीवर एक वायरल फीवर होता है जो स्ट्रेप्टोकोकस जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, समझ गए, स्ट्रेप्टोकोकस के कारण होता है, याद रखिएगा रूमेटिक फीवर। कहता है व्हाइट ब्लड से WBC की संख्या बढ़ना क्या कहलाता है? तो WBC की अगर संख्या बढ़ेगा तो उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। WBC की संख्या यानी सफ़ेद रोगाणुओं जो रक्ताणुओं जो होता है WBC उसका संख्या बढ़ेगा तो ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है, समझ गए। आगे है गुर्दे की सूजन को क्या कहते हैं? देखिए गुर्दे का ऊपर पढ़े हैं कि सर्जरी, तो नेफ्रेक्टोमी। अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि गुर्दे में किसी प्रकार के खराबी है तो उसे नेफ्राइटिस कहते हैं, समझ गए। गुर्दे में इन्फ्लामेशन नेफ्राइटिस कहलाता है, समझ गए। आगे है, कहता है एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किससे मानते हैं? तो एंटीसेप्टिक जो सर्जरी है इसका जनक डॉक्टर जोसेफ लिस्टर को माना जाता है। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, समझ गए। एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक डॉक्टर जोसेफ लिस्टर। ओके। अब यहाँ पे है पित्ताशय गाल ब्लडर की पथरी को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर गाल ब्लडर में किसी को स्टोन हो गया है, स्टोन कहाँ कहाँ होता है? किडनी में, गाल ब्लडर में। तो अगर गाल ब्लडर में स्टोन हुआ है तो उसे कोलेलिथियासिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलीलिथियासिस कहते हैं। गाल ब्लडर में सूजन को कोलेलिथियासिस कहते हैं, कोलीलिथियासिस कहते हैं, याद रखिएगा, समझ गए। पित्ताशय की पथरी। 20वां नंबर है, फेफड़ों के सिकुड़ने को क्या कहते हैं? तो फेफड़ों में सिकुड़न को न्यूमोनाइटिस कहते हैं। इससे जो है हम लोग क्या कहते हैं? निमोनिया भी कहते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा, समझ गए। आगे है यहाँ पे देख लीजिए एमिनोफाइलिन, फाइलिन वाला जहाँ भी आ जाएगा, फाइलिन देख लीजिए, फाइलिन वाला जहाँ दवाई आ जाएगा समझ जाइएगा कि वह अस्थमा के प्रयोग होता है श्वसन के लिए, तो यह अस्थमा हो जाएगा, समझ गए। डैश से कहता है डैश को शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आप 10वां से पढ़ते आ रहे हैं, प्यूटरिड ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, समझ रहे हैं। आगे है 23 नंबर है, मूत्र में प्रोटीन का पाया जाना क्या कहलाता है? तो मूत्र यूरिन प्लस प्रोटीन, प्रोटीन यूरिया, समझ गए। यूरिन को यूरिया कहते हैं और प्रोटीन को प्रोटीन, तो प्रोटीन यूरिया हो जाएगा, समझ गए। आगे है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, मतलब अस्पताल जनित संक्रमण को क्या कहते हैं? तो इसे नोजोकोमियल संक्रमण भी कहते हैं, समझ गए, याद रखिएगा दूसरे भाषा में। प्लूरल कैविटी में पस जमा होना, देखिए अगर प्लूरल कैविटी में रहता कि तरल जमा होना तब तो प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? पस यानी मवाद का जमा होना, तो मवाद जमा होगा तो उसे एम्फाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फाइमा कहते हैं, याद रखिएगा, एम्फाइमा कहते हैं प्लूरल कैविटी में पस जमा होने को। अगर तरल जमा होता, एक्सेस फ्लूइड रहता तो उसे प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, समझ गए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है बीमारी को समझने में। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा क्या कहलाती है? तो अगर ब्लड में आपके CO2 का लेवल अधिक है तो इसे हम लोग हाइपर कैपनिया कहते हैं। C फॉर कार्बन डाइऑक्साइड और C फॉर कैपनिया, समझ गए। हाइपर मतलब अधिक, कैपनिया मतलब कार्बन की संख्या, तो हाइपर कैपनिया हो गया। सीरम क्रिएटिनिन का लेवल समान कितना होता है? तो 0.7 से लेकर 0.3 या कहीं कहीं 4 रहेगा, तो इतना जो होता है mg/dl, यह क्रिएटिनाइन लेवल को सूचित करता है। अगर क्रिएटिनाइन लेवल आपका 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, यानी क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ रहा है, मतलब आपका किडनी जो है काम नहीं कर रहा है ठीक से, समझ गए। क्रिएटिनाइन लेवल इतना से इतने के बीच में होनी चाहिए, या ध्यान से देख लीजिए, समझ गए। मूत्र त्यागते समय होने वाले जलन को क्या कहते हैं? अगर कोई व्यक्ति मूत्र त्याग रहा है, मूत्र त्यागने में उसे जलन हो रहा है तो उसे बर्निंग म्यूटिवेशन कह रहे हैं। म्यूटिवेशन मतलब होता है त्यागना, मूत्र त्यागना, और बर्निंग मतलब जलन, यानी मूत्र त्यागने में जलन होना, समझ गए। आगे है फेफड़ों में द्रव की उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो माय डियर यहाँ पे देख लीजिए, फेफड़ों में द्रव, अब यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि फेफड़े के गुहा में, प्लूरल कैविटी नहीं है, फेफड़ा है, तो फेफड़ा में अगर एक्सेसिव ब्लड जमा हो जाता है तो उसे पल्मोनरी एडिमा कहते हैं, फेफड़ों की सूजन कहते हैं, समझ गए। आगे चलिए, शिराओं में रक्त थक्का जमने की दशा को क्या कहते हैं?
अब भेन मतलब होता है सिरा जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अब इसमें ही अगर ब्लड जम जाए तो इस दशा को हम लोग क्या कहते हैं, तो भेन है तो भेनस हो जाएगा। और थ्रोम्बोसिस मतलब होता है रक्त का थक्का बनना, समझ गए। यानी भेन में रक्त का थक्का बनना, भेनस थ्रोम्बोसिस, समझ गए। थ्रोम्बोसिस का मतलब ही होता है कि थक्का बनना, और भेनस का मतलब होता है भेन, समझ गए। आगे चलिए, इंसुलिन हार्मोन डैश में बनता है, तो आपको पता है इंसुलिन पैंक्रियाज के बीटा जो है सेल होता है, इससे सीक्रेट होता है, समझ गए, पता है। टेकीकार्डिया में हार्ट रेट, हृदय का जो दर होता है वह 100 से ज़्यादा हो जाता है, 100 से ज़्यादा हो जाता है। ब्रेडिकार्डिया होगा यानी मंद हृदय गति होगा तो वहाँ पे 60 से कम हो जाता है। नॉर्मल हमारा 70 से 80 माना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पे भी दे दिया गया है कि ब्रेडिकार्डिया में पल्स रेट 60 से कम हो जाएगा, समझ गए। वही चीज़ें है, ब्रेडी और टेकी दोनों देख लिया आप लोग। आगे है, प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए डैश की आवश्यकता होती है। अब आपको पता होना चाहिए प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, कि प्रोथ्रोम्बिन जो है ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है। प्रोथ्रोम्बिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारे बॉडी में, आपके बॉडी में क्या करता है कि ब्लड को थक्का बनाने में, क्लॉट बनाने में मदद करता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है विटामिन के। विटामिन के क्या करता है, ब्लड को थक्का बनाता है, पता है। चलिए, उल्टी में रक्त आना। अब ऊपर में आप लोग देखे हैं कि थूक में या जो है खांसने में ब्लड आना, तो हेमोप्टाइसिस देखे हैं, वहाँ पे बीच में पी था ना, तो हेमोप्टाइसिस था। लेकिन यहाँ पे है कि मान के उल्टी हो रहा है और उल्टी में अचानक से ब्लड हल्का आ गया, तो उसे हम लोग हेमेटेमेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमेटेमेसिस कहते हैं, हेमेटेमेसिस कहते हैं। 2 बार 3 बार देखिएगा ना ऐसे वर्ड को, तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि वो अगर खांसने में, थूक में, कफ में अगर ब्लड आ रहा है तो वहाँ पे बीच में पी है, हेमोप्टाइसिस है, समझ गए, हेमोप्टाइसिस था वहाँ। लेकिन यहाँ पे उल्टी हो गया, अचानक से हल्का ब्लड आ गया या ब्लड की उल्टी हो रहा है, तो उसे हेमेटेमेसिस कहेंगे, समझ गए। यहाँ पे पी वाला झंझट नहीं है, ओके। ये सब समझने की तरीका है, समझ गए। मेनिंजिस के पर्दा, मेनिंजिस आप लोग को पता है कि यह स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को सुरक्षा आवरण होता है, मेनिंजिस। अगर इसमें किसी प्रकार के खराबी, इन्फ्लामेशन होगा तो उसे मेंजाइटिस कहते हैं, समझ गए, पता है, मेंजाइटिस, ओके। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के रोग डैश कारण होता है, तो जो फेफड़ा का जो आपका टीबी होता है वह किसके कारण होता है, तो आपको पता है बैक्टीरिया का नाम आपके सामने में है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम है। क्या नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका नाम है, ओके। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। आगे है 38 है, डैश को हृदय का स्वाभाविक पेसमेकर कहते हैं। मतलब नेचुरल पेसमेकर क्या होता है, तो एसे नोड होता है। क्या होता है, एसे नोड होता है, हृदय का नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है, समझ गए। आगे है, मूत्राशय के पूर्ण निष्कासन को क्या कहते हैं। अब ब्लेडर को पूर्ण तरीका से सर्जरी के द्वारा निकालना सिस्टेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टेक्टोमी कहते हैं। याद रखिएगा, मूत्राशय में अगर इन्फ्लामेशन होगा तो सिस्टाइटिस कहलाएगा, समझ गए, सिस्टाइटिस कहलाएगा अगर इन्फ्लामेशन रहेगा तो। अगर उसको जांच करना है तो सिस्टोस्कोप होता है, क्योंकि स्कोप का मतलब होता है उसमें कुछ कैमरा लगा है, ठीक है। अगर सर्जरी के द्वारा निकालना हो तो उसे सिस्टेक्टोमी कहते हैं। टोमी जिसके अंदर आ गया उसको हम सर्जरी मानते हैं, सर्जरी रहता है उसका नाम, ठीक है। रेनिटाइडिन दवा एक आपका गैस की दवा है जो आपको एंटासिड के रूप में होता है, जो आपको गैस को कम करता है। यह आपके अल्सर जो होता है ना, छाला होता है पेट में, उसमें भी काम आता है, समझ गए। सांस के दौरान सीटी जैसी आवाज़ आना क्या कहलाता है, सांस लेते हैं उसमें सीटी जैसी आवाज़ को व्हीजिंग कहते हैं, व्हीजिंग, समझ गए। चलिए, विटामिन सी की कमी से कौन रोग होता है, आपको पता है स्कर्वी रोग होता है। तो कुछ कुछ कॉमन भी अभी आ जाएगा क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना है। आगे है, गुर्दे के कार्यों को कृत्रिम ढंग से डैश द्वारा किया जाता है। आपको पता है अगर किसी का किडनी सही से नहीं काम करता है तो उसको कृत्रिम ढंग से काम करवाने के लिए डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। मीन्स डायलिसिस रक्त को प्यूरीफाई करता है और वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालता है और ब्लड को प्यूरीफाई करता है, तो यह मदद करता है कृत्रिम ढंग से किडनी को काम करने में, समझ गए। डायलिसिस एक मशीन होता है, पता है। फॉलिक एसिड, अगर किसी को फॉलिक एसिड की कमी हो जाता है और इनसे अगर कोई एनीमिया होता है, तो चूँकि फॉलिक एसिड हम लोग पोषण से लेते हैं, भोजन से लेते हैं, तो इसे हम लोग न्यूट्रिशनल एनीमिया कहेंगे। क्योंकि पोषण में अगर आपका फॉलिक एसिड की कमी होता है तो इससे एनीमिया हो जाता है, उसे न्यूट्रिशनल एनीमिया कहते हैं। 45 है आपके सामने, WBC की संख्या सामान्य से कम होने की दशा को क्या कहते हैं। अब ऊपर आप लोग पढ़े हैं कि WBC की संख्या अगर बढ़ जाएगा सामान्य से तो उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, जबकि यहाँ पे कम जाएगा, अगर कम जाएगा संख्या तो उसे ल्यूकोपेनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोपेनिया कहते हैं, याद रखिएगा, समझ गए।
आगे है माय डियर, किडनी फेलुअर में सीरम क्रिएटिनिन ऊपर पढ़ा है ना कि सीरम क्रिएटिनिन का लेवल कितना होने चाहिए। तो अगर किसी का किडनी अगर फेल करता है तो उसमें सीरम क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है, समझ गए, बढ़ा हुआ होता है, तो हम समझते हैं किडनी गड़बड़ है। ओके, अब है कोर्टिसोल की अधिक मात्रा। अब आपको पता होना चाहिए कोर्टिसोल क्या होता है। कोर्टिसोल एक प्रकार का हार्मोन है जो आपको एड्रीनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। अब यह हार्मोन को अधिक मात्रा में अगर सीक्रेट करने लगता है तो उससे भी बीमारी होता है, जिसे कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं, पढ़ा चुके हैं आप लोग को लिए, समझ गए। अगर यही अगर कम जाएगा, यही कोर्टिसोल अगर सिक्रेशन कम जाता है तो उससे एडिशन रोग होता है, समझ गए, एडिशन रोग होता है। तो ये चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, कोर्टिसोल की कम मात्रा में स्रावन होना एडिशन रोग होता है, ज़्यादा स्रावित होना कुशिंग रोग होता है, समझ गए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आगे चलिए, रेनिटाइडिन दवा का प्रयोग हम लोग हाइपर एसिडिटी मतलब ज़्यादा गैस बनने, अम्लीयता होने पर ही गैस बनता है, तो हाइपर एसिडिटी में रेनिटाइडिन दवा का उपयोग करते हैं। मस्तिष्क में भाषा क्षेत्र के बाधित होना, मतलब हमें कोई बोलने में तकलीफ आ रहा है, समझ गए, कोई बात बोलने में, भाषा बोलने में हमें दिक्कत आ रहा है तो उसे एफेसिया कहते हैं, समझ गए, शब्द भाषा का चयन करने में दिक्कत होता है, एफेसिया। ओके, ब्लैक सीनी स्टूल मतलब मल जो है काला आता है तो उसे क्या कहते हैं, मलीना कहते हैं। मलीना का मतलब होता है कि मल का काला आना, ठीक है। दमा के सबसे गंभीर श्रेणी कौन है, तो दमा का सबसे जो है गंभीर श्रेणी होता है स्टेटस एस्थमेटिकस, समझ गए। दमा का, अस्थमा का सबसे जो है सीवियर जो श्रेणी होता है वह स्टेटस एस्थमेटिकस होता है, समझ गए, याद रखना इसको। 54 है माय डियर, डिप्थीरिया के कारक जीवाणु को क्या कहते हैं, यानी डिप्थीरिया किस बैक्टीरिया के कारण होता है उसका नाम बताना है। तो देख लीजिए, कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, नाम लगा हुआ है डिप्थीरियाई, बाकी उससे पहले याद रखना है कॉरिने, देख लीजिए कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, यह डिप्थीरिया उत्पन्न करता है, समझ गए। इंसुलिन से डैश निकलता है, आपको पता है इंसुलिन से डैश निकलता है, तो इंसुलिन जो है बीटा सेल के पैंक्रियाज से निकलता है। इंसुलिन किससे निकलता है, तो इंसुलिन बीटा सेल, पैंक्रियाज के बीटा सेल से निकलता है, पता होना चाहिए। मेनिंजिस के सूजन को मेनिंजाइटिस कहते हैं, ऊपर बता चुके हैं। एड्रिनल ग्लैंडिस से अधिक मात्रा में स्राव होने से डैश रोग होता है, मतलब एड्रिनल ग्लैंड से जो कॉर्टिकोसोल ऊपर पढ़ाए हैं ना, वो हार्मोन अगर एड्रिनल ग्लैंड से ज़्यादा सीक्रेट होता है तो उससे कुशिंग रोग होता है, कम सीक्रेट होगा तो जो है एडिशन रोग होगा। मतलब एक रेंज में सीक्रेट होना चाहिए तो ही अच्छा रहेगा, ज़्यादा हो जाएगा उससे भी रोग होगा, कम हो जाएगा तो उससे भी रोग होगा, समझ गए। हार्मोन का यही ना काम होता है कि अगर ज़्यादा हो जाएगा उससे भी प्रॉब्लम, कम हो जाएगा उससे भी प्रॉब्लम। हार्मोन एक केमिकल फॉर्मेशन है बॉडी में जिसको आवश्यक मात्रा में, समान मात्रा में रिलीज होना जरूरी रहता है, समझ गए। छाती से द्रव निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मान गया किसी को फेफड़ा में पानी भरा है, ठीक है, फेफड़ा के गुहा में पानी भरा है, प्लूरल एफ्यूजन है, तो उस पानी को हम बाहर निकालेंगे तो सीने वाला एरिया में कहीं से भी कोई द्रव को निकालते हैं तो उसके लिए हम लोग थोरासेंटेसिस का उपयोग करते हैं। थोरासेंटेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें इंजेक्शन के माध्यम से छाती के कहीं भी एरिया से हम कोई भी तरल को निकालते हैं तो वह हमारा थोरासेंटेसिस होता है। अगर हम लोग पेट वाले, चूँकि पेट में भी पानी पस भर जाता है, तो पेट वाले एरिया से अगर हम ये निकालेंगे पानी द्रव को तो वह पारासेंटेसिस होगा। क्या होगा, पारासेंटेसिस होगा, याद रखिएगा, समझ गए। 59 है, कहता है ब्रोंकस को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो जो ब्रोंकस होता है, ब्रोंकस को देखने के लिए ब्रोंकोस्कोपी का उपयोग किया जाता है। किसका, ब्रोंकोस्कोपी का, समझ गए। किसी को टीबी वगैरह हो गया है, अस्थमा वगैरह है, तो उसके लिए ब्रोंकोस्कोपी से ब्रोंकस को जांचा जाता है, ठीक है। आगे है, हृदय का अंतः सूजन को क्या कहते, मतलब हृदय के आंतरिक सूजन को क्या कहते हैं, तो चूंकि हमको पता है हृदय में 3 लेयर होता है, 3 लेयर, पहला लेयर को हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं, दूसरा को मायोकार्डियम कहते हैं, तीसरा को हम लोग इंडोकार्डियम कहते हैं, समझ गए। तो ये चीज़ें याद रखना है। तो आंतरिक पूछ रहा है तो आंतरिक है तो इंडोकार्डाइटिस होता है, और आइटिस का मतलब ही होता है, आपको बता चुके हैं कई बार, कि जहाँ भी आइटिस लास्ट में लगा रहेगा हम समझते हैं कि सूजन है उसका या इन्फ्लामेशन है, ठीक है। और इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, प्रदाह, प्रदाह का मतलब होता है कि सूजन होना, दर्द होना, उस जगह पर ललीमा होना, यह सब जो है आपके इन्फ्लामेशन में ही आता है, समझ गए। तो हृदय के आंतरिक लेयर के इन्फ्लामेशन को इंडोकार्डाइटिस कहते हैं, ओके। मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति को क्या कहते हैं, अब मूत्र है तो मूत्र को तो हम लोग यूरिया से जानते ही हैं कि यूरिया मूत्र, समझ गए, और ग्लूकोज है तो उसको हम लोग ग्लूकोज से जानते हैं, यानी ग्लूकोज प्लस यूरिया ग्लाइकोसूरिया, समझ गए, ग्लूकोज प्लस यूरिया ग्लाइकोसूरिया, यह मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति को कहते हैं। मस्तिष्क के विद्युत इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डैश से नापी जाती है, तो मस्तिष्क का एक जाँच होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल मूवमेंट को मापता है, उसे हम लोग EEG कहते हैं। क्या कहते हैं, EEG। और ECG जो होता है वह हार्ट के लिए होता है, तो दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, समझ गए।
पेरिनोटियल कैविटी में देख लीजिए, पेरिटोनियल कैविटी में द्रव की उपस्थिति को एसाइटिस कहते हैं। एसाइटिस का मतलब होता है कि पेट में के आसपास किसी गुहा में पानी का भरना, पानी का जमाव, द्रव का जमाव होना एसाइटिस कहलाता है, पेट में पानी भरना। समझ गए। रक्त में पोटेशियम की समान मात्रा कितनी होनी चाहिए? माय डियर, रक्त में आपका ब्लड में बहुत सारा सीरम होता है, समझ गए, जिसमें आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम सब मौजूद है। तो उसमें पोटेशियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये अच्छे से ध्यान में देख लीजिए। 3.4 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, 3.6 भी हो सकता है, इसके आसपास रहेगा। लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है 3.5 से 5.5 MUQ जो है इतना, समझ गए, ये याद रखना है। ओके, मिली एक्विवेलेंट पर लीटर होता है, समझ गए, याद रखना है। आगे है यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को रेफ्रिजरेटर से कितने मिनट से ज़्यादा पहले नहीं निकालना चाहिए। अगर मान के किसी को ब्लड चढ़ाना है, ब्लड बैंक से हम गए और ब्लड लाएँ, तो ब्लड लाने के 30 मिनट के अंदर ही ब्लड को हम जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने लगेंगे। इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, वरना वह बेकार हो जाएगा, ब्लड ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ब्लड को एक टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए उसे रेफ्रिजरेटर में करके रखा जाता है, उचित तापमान देकर रखा जाता है। 30 मिनट से ज़्यादा इसे बाहर नहीं रखना चाहिए। एसाइटिस मरीज के पानी निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभी पता है, अभी ऊपर पढ़ा है कि पेरिटोनियल कैविटी में द्रव भरना एसाइटिस कहलाता है, यानी पेट में पानी समझिए सीधा। अगर इस पानी को हमें निकालना है तो डॉक्टर इंजेक्शन के द्वारा जो है क्या करते हैं, पैरासेंटेसिस करते हैं, पेट के एरिया में इंजेक्शन को लगाते हैं और वहाँ से द्रव को खींचते हैं। तो यह एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस होता है, जो कि ऊपर भी बताए थे। और छाती के एरिया से थोरासेंटेसिस, पता है। इंसुलिन हार्मोन जो है डैश में बनता है, बीटा सेल में बनता है, पता है, पेंक्रियाज के। इम्यूनोथेरेपी को डैश के नाम से भी जानते हैं, तो इम्यूनोथेरेपी को कैंसर थेरेपी के भी नाम से जानते हैं, पता होनी चाहिए। रक्त में पोटेशियम की अधिकता को क्या कहते हैं? अब ऊपर पढ़ाए थे कि हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम का कम होना, तो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हाइपरकैलेमिया होगा, सीधी सी बात है। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम, बाकी कैलेमिया है तो कैलेमिया ही रहेगा। डैश को शरीर का मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जिसे प्यूटिड ग्लैंड कहते हैं, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। 71 है माय डियर, सिस्टोलिक एवं डायसिस्टोलिक दाब के अंतर को क्या कहते हैं? मतलब ऊपर वाला 120 और 80 नॉर्मल माना जाता है, इन दोनों के बीच के अंतर को हम लोग पल्स प्रेशर कहेंगे। तो कितना होगा पल्स प्रेशर? 40 हो जाएगा। जिसका अगर बीपी 120 और 80 है तो उसका पल्स प्रेशर दोनों का अंतर 40 हो जाएगा। कि अब इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं पल्स प्रेशर, समझ गए। आगे चलिए, डेरी फाइलिन। अब ऊपर अभी आपको बताया है कि फाइलिन वाला दवाई जहाँ भी आ जाएगा जिसके लास्ट में फाइलिन लगा रहेगा, समझ जाइएगा वह जो है अस्थमा के लिए उपयोग में आता है, दमा के लिए, श्वसन की क्रिया को अच्छा करने के लिए आता है। अब यह डेरी फाइलिन एक जो दवा होता है, यह ब्रोंको डिलेटर श्रेणी के होता है। यह ब्रोंकिया को क्या करता है, डिलेट करता है, मतलब उसे फैलाता है, जो सिकुड़ा हुआ रहता है उसको, और जब फैलता है तो श्वसन लेने में अच्छा होता है व्यक्ति को, समझ गए। अब आपको बताना है कि डोपामाइन एक कौन सी औषधि है, किस प्रकार की औषधि है। ये प्रश्न आपके लिए हम छोड़ते हैं, आप कहीं से भी सर्च कीजिए, कहीं से भी कुछ भी करके बढ़ाइए, क्योंकि सर्च भी कीजिएगा तो कुछ पढ़िएगा, नॉलेज होगा। तो डोपामाइन एक किस प्रकार का औषधि है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, समझ गए। अब आगे है माय डियर, रीनल एडिमा डैश के जमाव की वजह से होता है। तो रीनल एडिमा का मतलब होता है कि किडनी में सूजन होना, किडनी में अनियंत्रित द्रव भरना, तो उसे यूरिया के वजह से होता है। यूरिया और क्रिएटिनाइन दो ऐसा होता है जो किडनी ब्लड में लेवल अगर आपका यूरिया और क्रिएटिनाइन का ज़्यादा हो गया, मतलब आपका किडनी खराब है, समझ गए। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। पता है थायराइड ग्रंथि में डैश बनता है, तो थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, पता होनी चाहिए, समझ गए। थायराइड ग्लैंड मतलब थायरोक्सिन हार्मोन जो है रिलीज करता है, समझ गए। अब एक एक करके आपको मैं इतना अच्छे से समझा रहा हूँ तो लाइक जरूर करना बनता है आपको। रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम होना, अब यहाँ पे देख लीजिए, पूछ रहा है कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा अगर आपका कम हो जाए तो उसे क्या कहेंगे। तो आपको पता है, कम के लिए मैंने पहले बता दिया, उससे पहले हाइपो लगाएंगे। अब देखना है कि कैल्शियम को हम लोग क्या बोलेंगे। तो कैल्शियम को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, CA फॉर कैल्शियम। तो देख लीजिए हाइपो और कैल्शियमिया, कैल्शियमिया हाइपो कैल्शियमिया। पोटेशियम था तो K कैलमिया, सोडियम था तो Na नेट्रेमिया। इस चीज़ें को आपको ध्यान में रखना है। सभी प्रकार के जो जीवाणु होते हैं या विषाणु होते हैं वह कितने तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तो आपको पता है ऑटोक्लेव में कितना टेम्परेचर का उपयोग करते हैं। ऑटोक्लेव में 120 121 सेंटीग्रेड पर ही, और ऑटोक्लेव क्या हो, वहाँ भी तापमान का ही उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है सभी प्रकार के जीवाणु और विषाणु नष्ट हो जाता है, समझ गए। प्यूटिड ग्लैंड से अधिक मात्रा में स्रावित होने से क्या होता है। तो आपको पता है प्यूटिड ग्लैंड से अगर हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो उससे कौन सा हार्मोन होता है, उससे कौन सा रोग होता है, जिजान्टिज्म। क्या होता है, देख लीजिए,
जीगैंटिज्म याद रखिएगा। ओके, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे है यहाँ पे देख लीजिए, बहुत शानदार है। 79 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। प्लाज्मा से अधिक ऑस्मेटिक प्रेशर वाले द्रव को क्या कहते हैं? माय डियर, यहाँ पे आपके सामने में है, कहता है प्लाज्मा से अधिक ऑस्मेटिक प्रेशर मतलब अधिक दबाव वाले द्रव को क्या कहते हैं? तो ऑस्मेटिक CASF कहते हैं। सेरेब्रो देख लीजिए, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, समझ गए? ये आपके ब्रेन में भी और स्पाइनल दोनों में रहता है यह फ्लूइड, समझ गए? आगे है, कहता है शीत एनेस्थेसिया देने को क्या कहते हैं? मतलब कोल्ड एनेस्थेसिया को क्या कहते हैं? तो इसे क्रायोथेरेपी कहते हैं। क्रायोथेरेपी मीन्स शीत एनेस्थेसिया, समझ गए? रक्त का स्टोरेज जो है कितने तापमान पर करते हैं? तो माय डियर, रक्त का जो स्टोरेज होता है, ब्लड बैंक में जो ब्लड का स्टोरेज होता है वह 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है, समझ गए? ताकि ब्लड का अपना स्वभाव बना रहे, ख़त्म ना हो। आगे है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा को क्या कहते हैं? तो अभी ऊपर पढ़े, रक्त में अगर ज़्यादा है, अगर कम पूछेगा तो हाइपोकेपनिया हो जाता, अगर ज़्यादा है तो हाइपरकेपनिया होगा, समझ गए? इसे याद रखना है। फेफड़ों को कोलैप्स होने को क्या कहते हैं? फेफड़ों को कोलैप्स होने को न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। न्यूमोथोरैक्स का मतलब ये भी होता है कि फेफड़ा में हवा भर जाना, समझ गए? यही आपका न्यूमोथोरैक्स होता है, इसको ध्यान में रखना है। ब्रोंकी के असमान रूप से फैलने को क्या कहते हैं? अब आपको पता होगा ब्रोंकी होता है, ब्रोंकी अगर असमान रूप से फैल जाएगा तो क्या होगा? ये आपके ब्रोंकी देख लीजिए, ब्रोंकिएक्टेसिस कहलाता है, ब्रोंकियाटेक्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रोंकिएक्टेसिस कहलाता है, ब्रोंकिएक्टेक्सिस कहलाता है, समझ गए? ब्रोंकी का असमान फैलना। 85 है, डैश ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड से, पता है आपको। खून में ग्लूकोज की स्तर की बढ़ोतरी जो है ग्लाइसेमिया होता है, समझ गए? हाइपर ग्लाइसेमिया। अब G फॉर ग्लूकोज होता है और हाइपर मतलब अधिक, तो हाइपर ग्लाइसेमिया यह आपके ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है कि ब्लड में ज़्यादा है, समझ गए? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन डैश से उत्पन्न होता है, ADH हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? तो आपको पता है कि 2 प्रकार के जो है हार्मोन जो है आपको रिलीज होते हैं, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और एंटेरियर से तो बहुत सारा रिलीज होता है। तो पोस्टेरियर से रिलीज कौन होता है? ADH हार्मोन, समझ गए? भूख की कमी को क्या कहते हैं? भूख की कमी को एनोरेक्सिया कहते हैं, भूख में कमी को, समझ गए? कानों में घंटी की आवाज़ क्या कहलाता है? टिनिटस कहलाता है। कान में कोई बहरापन होता है और यह ज़्यादा जो है मेनियर्स रोग में होता है, समझ गए? मेनियर्स रोग में होता यह है कि आपके कान में आवाज़ तो सुनाई नहीं देता है, बाहरी आवाज़, बट अंदर कान में टिन टिन घंटी जैसे आवाज़ देते रहता है, उसे टिनिटस कहते हैं, समझ गए? कहता है किडनी में स्टोन होना क्या कहलाता है? अगर किसी को किडनी में स्टोन है तो उसे कैलकुलस कहते हैं, नेफ्रोथोलियासिस कहते हैं, समझ गए? नेफ्रोथोलियासिस भी कहते हैं, कैलकुलस भी कहते हैं, और गोल्ड ब्लेडर के भी किडनी को बता ही दिए। RNTCP का पूरा नाम क्या है? माय डियर, RNTCP का पूरा नाम क्या है? रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, समझ गए? ये चीज़ें ध्यान में आपको रखना है। RNTCP का पूरा नाम क्या है? रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। और RNTCP कब शुरू किया गया, जरूर बताइए। 92 नंबर का प्रश्न है, माय डियर, निचले हिस्से के लकवा को क्या कहा? अगर कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को आधे भाग में लकवा मार देता है, शरीर के आधे आधे भाग में नीचे से ऊपर तक अगर लकवा एक साइड में मारा है तो उसे हेमीप्लेजिया कहते हैं। अगर शरीर का जो है, यहाँ पे देख लीजिए, निचले हिस्से के लकवा को पैराप्लेजिया कहते हैं, पता है, समझ गए? पता है ना? चलिए, बात करने में दिक्कत आता है, भाषा में दिक्कत आता है, भाषा का चयन करने में, तो उसे एफेसिया कहते हैं, ऊपर भी बता दिए थे, समझ गए? रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हाइपरकेपनिया होता है, अभी ऊपर बताए हैं, समझ गए? पैमाना मरीज की चेतना के स्तर को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वह कौन सा पैमाना है जिससे हम कॉन्शियस लेवल को चेक करते हैं कि कौन सा पेशेंट कितना ज़्यादा कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, मतलब चेतन में है या बिल्कुल अर्ध चेतन में है? तो इसके लिए ग्लास्को कोमा स्केल का उपयोग किया जाता है व्यक्ति के चेतना स्तर को मापने के लिए। ओके, ग्रेवज रोग डैश हार्मोन के उत्पादन से वृद्धि होता है? अगर किसी को बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन जो है, थायराइड जो होता है, ये हार्मोन का बहुत ज़्यादा वृद्धि करने लगे तो ग्रेवेज रोग होता है, समझ गए? इसको ध्यान में रखना है। कर्निंग के लक्षण में सकारात्मक होता है, माय डियर, किसी को अगर कर्निंग का साइन अगर पॉजिटिव है तो उसे मेंजाइटिस में होता है, मेंजाइटिस में होता है कर्निंग साइन पॉजिटिव होता है, समझ गए? कर्निंग साइन जो होता है मेंजाइटिस में पॉजिटिव होता है। फुफ्फुस गुहा में रक्त होना, माय डियर, हेमोथेरेक्स, समझ गए? हेमोथेरेक्स मतलब रक्त होना, फुफ्फुस गुहा में, हेमो मतलब रक्त और थोरेक्स मतलब वही फुफ्फुस, तो हेमोथेरेक्स मतलब उसमें रक्त होना। हृदय की बाहरी परत को, प्रदाह को, चूंकि हम जानते हैं हृदय के बाहरी परत को पेरिकार्डियम कहते हैं, तो पेरिकार्डियम, अब पेरिकार्डाइटिस होगा तो ही राइट होगा। आइटिस मतलब जानते हैं प्रदाह, तो देख लीजिए यहाँ पे आइटिस है, और पेरिकार्डी मतलब बाहरी परत को, सूजन को, ठीक है?
ऑपरेशन द्वारा स्तन को निकालने को मास्टेक्टोमी कहते हैं, ऊपर भी बता चुके हैं, समझ गए। मलेरिया द्वारा फैलने वाला देख लीजिए, मलेरिया फैलाने वाला मच्छर का नाम क्या है, फीमेल एनाफिलीज यानी मादा एनाफिलीज को, मादा एनाफिलीज से मलेरिया रोग होता है, पता है। डिप्थीरिया के द्वारा, डिप्थीरिया किसके द्वारा होता है, कॉर्डिने बैक्टीरियम डिप्थीरियाई के द्वारा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस कॉलमेंट ग्यूरिन, पता है आप लोग का, बैसिलस कॉलमेंट ग्यूरिन पता होनी चाहिए। सिक टेस्ट के लिए जो है, सिक टेस्ट किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो सिक टेस्ट जो होता है डिप्थीरिया के पता करने के लिए किया जाता है, सिक टेस्ट, समझ गए, इसको याद रखना है। जलने का प्रतिशत डैश के आधार पर निकालते हैं, तो रूल ऑफ 9 जो होता है, बॉडी में 9 जगहों पर जो है इसे बांटा जाता है परसेंटेज में, और ज्ञात किया जाता है कि कौन सा पेशेंट कितना ज़्यादा घाव है, कितना ज़्यादा जला हुआ है, समझ गए। 106 नंबर है, साइनस के प्रदाह को क्या कहते हैं, अब आपको पता होना चाहिए। ये साइनस आपके फेस में होता है, समझ गए, जो आपके नाक के आसपास होता है, ऐसे करके, समझ गए, ऐसे करके जो है आपके नाक के आसपास एरिया में होता है, तो यह साइनस होता है। इसमें अगर किसी प्रकार के इन्फ्लामेशन होता है तो उसे साइनोसाइटिस कहते हैं, समझ गए, ये चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। 107 है, टाइफाइड बुखार की जांच किसके द्वारा करते हैं, बिडाल टेस्ट के द्वारा करते हैं, आपको पता होना चाहिए, सब पढ़ा चुके हैं, आप जानते भी होंगे। फैलोपियन ट्यूब के सूजन को हम लोग जानते हैं, फैलोपियन इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, सल्पिनजाइटिस, सल्पिनजाइटिस, समझ गए। तो इस प्रकार से आज का मेरा यहाँ पे 108 प्रश्न समाप्त होता है। अगर आप डियर लोग 108 में से मैं मानता हूँ 8 क्वेश्चन रिपीटेड भी होगा, फिर भी 100 क्वेश्चन मैं आपको अच्छे अच्छे दिखाया हूँ, बहुत सारे नए नए क्वेश्चन भी आपको दिखाए हैं। यह आपके हर किसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ओके, धन्यवाद।